अमर डोगर साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे ये कहा था कि इस्तीफों के बारे में पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। स्पीकर को मुतमईन करना है कि ये इस्तीफा आपने वॉलंटरी दिया है। आईनी तरीका है कि आप हर मेंबर अपने हाथ से लिखे। मेंबरान ने जाकर एफिडेविट दाखिल कर दिए कि हमने तो जी इसको मजाक समझा था, हमें तो संजीदा नहीं थे कि इस्तीफा देने पर। इन हालात में तो मुझे और ज्यादा मोहतात होकर इस मामले को देखने की जरूरत है। इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है। बड़ी गलती ये है कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। आप अमेरिका से एक बरामद दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सियासत की आग जो है दोनों जानब बराबर की लगी हुई है और इस सियासी जंग के अंदर एक तरफ पीटीआई और दूसरी जानब पीडीएम जो है वो खड़ी है। और इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब से उनकी हुकूमत को निकाला गया और वो एक बयानिया लेके जो चले थे अमरीका की साजिश, उसके बाद हुकूमत के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रेशर रखा, वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो वो इलेक्शंस के अंदर कामयाब होंगे, चूँकि बाई इलेक्शन जितने भी हुए उसमें मैक्सिमम जो सीटें थी वो पीटीआई जीते थी। दूसरी जानब पीडीएम है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की सियासत का एक प्रेशर है और दूसरी जानब मईशत का एक प्रेशर है, और वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अभी करवाए जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने रियासत को बचाना है, सियासत को हमने नहीं बचाया, दाव पे लगा दिया था। आज स्पीकर ने इस हवाले से जो है जो इस्तीफे दिए हुए थे पीटीआई वालों ने, और पिछले चंद रोज़ से वो कह रहे थे कि हम स्पीकर के सामने जो है वो फिज़िकली पेश होंगे और वहाँ पे उनको दोबारा से कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, मंजूर किए जाए, ताकि असम्बलियों से वो फारग हो जाएं। आज स्पीकर ने कहा है कि जी मैं लड़काना से वापस आ गया, पार्लियामेंट के अंदर 10 बजे से इंतज़ार करता रहा। उन्होंने टेलीफोन किया अमर डोगर को, जो चीफ वेब हैं पीटीआई के, और उन्होंने कहा है कि कल हम जो है एक डेलीगेशन की शक्ल में आपके सामने आएंगे। स्पीकर साहब ने कहा है कि कवायद और जवाबत के मुताबिक ही फिज़िकली हर मेंबर को आना पड़ेगा और आके इस बात की तस्दीक करनी पड़ेगी कि वो असम्बली की रुकनीत जो है उससे मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बट सियासत चल रही है। आज फवाद चौधरी ने कहा है कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है उसका निज़ाम जो है पाकिस्तान के अंदर 2.5 साल के लिए लाने की बातें की जा रही हैं, और ये किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि जो भी बंदा आएगा अमेरिका से अगर ला के उसको बिठा दिया गया तो यहाँ पे बाहर रोडों के ऊपर जब एहतजाज होगा, शोर होगा, तो वो शख्स जो है यहाँ से भाग जाएगा और मुल्क मज़ीद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। हल एक ही है और वो है इलेक्शन। डॉलर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, मार्केट के अंदर जो है वो मिल भी नहीं रहा और काफ़ी उसकी प्राइस जो है इंटर बैंक का जो रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मुल्क के अंदर जो गंदम का और आटे का जो बहरान है, जिसकी वजह से रोटी की जो कीमतें हैं, आटे की जो कीमतें हैं, गंदम की जो कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान उन्होंने ली हुई है और अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सारे हालात से। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले हम गुफ्तगू करेंगे आज जो ईसीपी ने कल फैसला किया था इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस को मुलतवी करने का, और स्पीकर साहब की जो इस्तीफ़ों के हवाले से जो बात है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो ये बताएं कि एसीपी का जो मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक कि अदालत जो है वो इस हवाले से कोई हेल्प आउट कर सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनको वापस भेज दिया था, रिमांड कर दिया था विद सर्टेन ऑब्जर्वेशन कि आप दोबारा फैसला कर लें। तो दोबारा फैसला करने का मतलब ये नहीं था कि आप इलेक्शन ही मुलतवी कर दें। क्वेश्चन ये आता है कि पीटीएम की वाकई लीडरशिप तो भाग रही है इलेक्शन से, बाज़ाहिर ये लगता है। जो कि मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ, आई8 में मैं रहता हूँ, वहां कई चक्कर लगा कर गए हैं पीटीआई के लोग या बाकी लोग, इंडिपेंडेंट भी कुछ थे, पता नहीं कौन कौन लोग आए कि जी वोट दें हमें, जबकि पीटीएम का ना तो कोई किसी बंदे ने आज तक हमारे पास चक्कर लगाया, ना किसी ने कोई झंडा उनका नजर आया, ना उसका पंफलेट नजर आया। इसका मतलब है कि या तो वो पहले से कमिटेड थे, उनको पता था कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना,
या इलेक्शन हमने होने नहीं देना और हमने इन्फ्लुएंस कर लेना है। देखें, ईसीपी एक आईनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है आइन के तहत कि वो फ्री फेयर इलेक्शंस कराएं और विद इन टाइम कराएं। और इसमें तो पहले ही इतना ज्यादा डिले हो चुका है, तो ये अब अगर बल्दियाती इलेक्शन जो कि बिल्कुल सर पे आ गए, 3 दिन बाकी थे, आज 27-28 तारीख होने वाली है, तो आप 3 दिन पहले आप उन इलेक्शंस को मुलतवी कर देंगे, तो ये बड़ी ज्यादती है उन उम्मीदवारों के साथ, उन लोगों के साथ जो अपना पैसा, वक्त और अपना टाइम ले चुके हैं और लोगों की खिदमतें कर चुके हैं, लोगों के पास जा चुके हैं। उनका एक राइट है और लोगों का एक हक है कि उनकी एक नुमाइंदा तंजीम जो है वो मौजूद हो, उनके यूनियन काउंसिल्स में, मेयर्स में, नाजिमशिप में, जो भी उनके चीजें हैं, उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट भी तो यही जी, बेसिक हक गवर्नमेंट जो है वो भी यही आर्गुमेंट देती है, यही एक जो है वो उज़र पेश करती है कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई है, हल्के लोगों के ज्यादा हो जाएंगे तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। नहीं, तो ये पीडीएम की हुकूमत को 8 महीने पहले से नहीं पता था कि उनकी ये 31 तारीख हो चुकी है और उससे पहले जो कुछ करना है वो पहले कर लें। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। 4 दिन क्या पहले ये ही उन्होंने लॉ अमेंड करना था। देर आए दुरुस्त आए किया, तो क्या ये 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे? या जब ये हल्का बंदियां हो रही थी, उनके ऊपर सारे एतराजात आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, ये उनके नॉलेज में नहीं था, वो इस्लामाबाद के अलावा कहीं हुकूमत कर रहे थे? ये तो वजाहत नजर आता है कि ये बदनीयती पे मबनी है और लेम एक्सक्यूज है। बेसिकली ये नहीं चाहते कि ये जो 27 किलोमीटर की इनकी हुकूमत है, यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनको रुसवाई का सामना करना पड़े। ये लोगों से जब वोट मांगने जाएं तो लोग उनसे पूछें, सवाल करें कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप 8 महीने में महंगाओ मुकाओ मार्च का ड्रामा लेकर आए थे, तो आपने दिया क्या पब्लिक को? एलसी आपकी नहीं खुल रही, डॉलर्स आपको नहीं मिल रहे, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं और आपकी हालत यह है कि आम आदमी के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल जवाब करने हैं लोगों ने। और फिर अगर कोई उनका एंटी ग्रुप जीत के आ जाए तो वो इनके लिए एक सरदे दर्द बन जाए, और ये असल में उसको अवॉइड करने के चक्कर में ये बदनीयती है इनकी, कोई ऐसी रीजन नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कुछ तो ठीक था आज तक, ये एक हफ्ता पहले आपको पता चला कि जनाब नहीं लॉ अमेंड करना है, आबादी भी बढ़ गई है और उसके अंदर जनाब हल्के भी तब्दील करने हैं और सारा कुछ करना है, ये सारी चीजें सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं। इट इज अनफेयर और ये एक आईनी जिम्मेदारी है, एक लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी तरह प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो इसमें अपना जो लोगों के हुकूक हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे और लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करते हुए इस इलेक्शन को अपने एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट कराएंगे। शुएब साहब, ये जो इस्तीफों का मामला है पिछले 8 महीनों से चल रहा है, दोनों जानब लगता यह है कि ना पीडीएम वाले जो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए, ना वो चाहते हैं कि ये लोग फारग हों, ना पीटीआई वाले चाहते हैं कि वो फारग हों किसी, जब तक कि कोई एक कंप्लीट श्योरिटी उनको नहीं मिल जाती कि जनरल इलेक्शन जो है वो फलानी तारीख को जो है एनी डेट गिवन इन द फ्यूचर, वो जब तक नहीं डिटरमिन्ड होती तो इस्तीफे ना दिए जाएं। अब 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और अब स्पीकर साहब ने आज ये फरमाया है कि कवायद ज़वाबित के मुताबिक अ मेंबर हैज़ टू अपीयर इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, और फिजिकली वो वहाँ जाके कहेगा कि किसी दबाव के बगैर वो मुस्ताफ़ी हो रहा है। तो ये मामला क्या है? अब पीटीआई वाले जो है वो खतूत लिख रहे हैं स्पीकर को, मुझे समझ ये नहीं आती है। शराय दस्तूर के ऊपर सारा दिन घूमते रहते हैं, पैदल भी, गाड़ियों में भी, और वो उसका पार्लियामेंट का गेट जो है वो उनको क्रॉस करते हुए शायद कोई तकलीफ होती है। देखिए वही साहब, पहली बात तो ये है कि जब आपने खुद फरमा दिया कि जब स्पीकर साहब के पास 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए और वो ऑडियो टेप्स भी बाहर निकली, हम उसमें चलो ना भी जाएं, तो मुझे ये बताएं कि वो क्या कंसिडरेशन थी जिसकी बुनियाद पर आपने केपीके के, कराची के, फैसलाबाद, ननकाना और पंजाब के आपने हल्के 11 उठा के आपने उनको डिसीट कर दिया? उन बेचारे 11 बंदों का क्या कसूर था? अगर एक्सेप्ट करने थे ऐसे होल करते, नहीं एक्सेप्ट करने थे तो उनके भी ना करते। और फिर पीटीआई देखें इस इशू को लेके हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा जी देखें, पहली बात तो ये है कि कासिम सूरी साहब इनके इस्तीफे एक्सेप्ट करके गए थे, नए स्पीकर साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी उनकी जो एक्सेप्टेंस थी वो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, हम उसको तस्लीम नहीं करते। ठीक है भाई, आपने नहीं करना।
जो तरीकाकार आपने मुकर्रर किया उसके मुताबिक तो उनमें से कोई बंदा नहीं आया। या तो आप सबके इस्तीफे देखें, एक बात है एक्सप्रेसली उन्होंने कह दिया, मीडिया पे आके कह दिया कि जी हमने ये इस्तीफे दे दिए हैं। जब उन्होंने दे दिए हैं तो फिर आपको तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए उनको एक्सेप्ट करते वक्त। अच्छा, आप ये समझते हो कि नहीं जी कवायद के मुताबिक वो आएंगे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली सारे आएंगे तो हम इस्तीफे कबूल कर लेंगे। अब उनको प्रॉब्लम क्या है? अब पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इन पीस मील जाते हैं तो वो 2-2 4-4 करके इस्तीफे कबूल करेंगे और उसको इलेक्शन कमीशन पाबंद है 60 डेज में इलेक्शन कराने का। अब उन्होंने जो इज्तिमाई इस्तीफे हैं, यानी सबके सब एक दिन इस्तीफे कबूल करने का जो मुतालबा है, वो स्पीकर साहब उसको करना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश है कि 15 देखे ना, वो ये कह दें कि नहीं जी मुझे इसके दस्तखत मशकूक नजर आ रहे हैं, मुझे ये इस्तीफा बाजार लगता है कि ये आगे हैं, लेकिन अंदर से ये समझते हैं कि मैं समझता हूं कि ये अंदर से राजी लेकिन नहीं है। शुएब साहब, अभी तो प्रेशर है। मीडिया का दौर है, वहां पे जब सारे लोग जाहिर है फिजिकली वहां पे उनके दफ्तर में सारे इकट्ठे, तो 123 लोग जो हैं वो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर कॉरिडोर के अंदर लाइन में वो खड़े होंगे, उसकी वीडियोस बनेगी, वो सारे बजाते खुद हर शख्स जो है वो ये कह सकता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने ये इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। उसके बाद आई डोंट थिंक कि वो इस किस्म की पीस मील बना के 3-3 4-4 वाला चक्कर जो करेंगे और फिर उसका जाहिर है कि अगर उस प्रोसेस को ले लें तो वो तो अगले 1 साल में भी फिर कंप्लीट नहीं होता। भाई साहब देखें, पहली बात तो यह है कि कंडक्ट देखा जाता है, स्पीकर साहब का कंडक्ट क्या है। पहला कंडक्ट तो उनका सामने आ गया कि जिसमें राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब से पूछ के बता रहे हैं कि जी हमने बताना है कि किस किस का इस्तीफा कबूल करना है, किसका नहीं करना। एक तो ये सामने आ गया उनका कंडक्ट, उसके ऊपर कैसे पीटीआई ट्रस्ट करे। दूसरी बात यह है कि जब पीटीआई ने कहा कि हम सारे मेंबर एज ए होल पार्लियामेंट में आएंगे और अपने इस्तीफे कबूल करने के लिए स्पीकर के पास पेश होंगे, तो बात यह है कि आप स्पीकर तो ने वो उसको एडजर्न किया अपने उस सेशन को और चले गए। उनका कंडक्ट देखे ना फिर किस तरह वो। लेकिन आज तो वो कह रहे हैं कि मैं लाड़काना से आज वो उन्होंने टेलीफोन किया चीफ वेब को, आमिर डोगर को, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो लाड़काना से वापस आ गया हूं और 10 बजे का टाइम है, आई एम सिटिंग इन द पार्लियामेंट हाउस, आप लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी अब हम कल आएंगे आपके पास डेलीगेशन की शक्ल में। तो यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा वो लगता ये है कि दोनों जानब से सियासत ही हो रही है, कोई सीरियसनेस जो है वो दिखाई नहीं देती। देखें, सियासत में तो ये सारी चीजें होती हैं। 14 वाले इलेक्शन में भी आपने देखा था कि वो इस्तीफे फिर वापस हुए, चूंकि उनका मुतालबा मान लिया गया कि हमने एक जुडिशल कमीशन बनाना है। क्या ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई थी या नहीं हुई थी, बाद में नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में वो कमीशन बना। ये तो ज़ाहिर एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स भी होते हैं। तो नेचुरली बात यह है कि पीटीआई तो ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी, लेकिन इनको भी सूट नहीं करता कि इन्होंने 10-11 बंदों के इस्तीफे एक्सेप्ट करके देख लिया, पब्लिक में इनकी पॉपुलैरिटी सामने आ गई और पब्लिक में इमरान खान एक मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आया। अनप्रेसिडेंटेड 8 सीटों से वो इलेक्शन जीत गया और आज तक उसका रिकॉर्ड कभी कोई बीट ना कर सका है, ना कर सकेगा आइंदा के लिए भी। तो ये सारी चीजें इनको नुकसान में चली गई। तो इसलिए पीडीएम न सिर्फ ये है कि बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, आपके सामने इन्होंने क्या कहा था, 2 असेंबलियां तोड़ दें, अगले ही दिन हमसे इलेक्शन ले लें। दोनों असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया इमरान खान ने। इन्होंने कहा इनको आज ही तोड़ देनी चाहिए, हम ना अदम एतमाद में जाएंगे ना इतमाद का वोट का कहेंगे। लेकिन जब मौका आया अदम एतमाद में भी आ गए और इतमाद का वोट का भी कह दिया और फिर बिलाखिर चीफ मिनिस्टर को हटाया और वो मैटर कोर्ट में ले गए और आप कोर्ट में पेंडिंग है और उससे भी वो अवॉइड करें। देखें, ये कंडक्ट जो ज्यादातर जाता है वो पीडीएम की हुकूमत कोई ना कोई अपनी किसी बात पे खड़े नहीं होते। जो बात आज आपने ऑफर की कि 2 असेंबलियां तोड़े हम आपको इलेक्शन देते हैं, इमरान खान ने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, फिर इलेक्शन में आप चले जाए। लेकिन इलेक्शन बात यह है कि अगर अच्छा आपने नहीं कराना, ना कराए, आप अपनी ऑफर से वापस हो गए, तो एटलीस्ट उनकी असेंबलियों का तो आपने खुद कहा था कि असेंबलियां तोड़े, हम अगले दिन इलेक्शन में चले जाएंगे। आप असेंबलियां वो तोड़ने लगे तो आपने अदम एतमाद और इतमाद बिल्कुल बिल्कुल ये है कि सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात जो हैं, ये जाहिर है कि अगर वो टूट जाती हैं तो उनको, जी हाँ, उनको फिर ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसने भी अपनी जो मौक़िफ़ था उसके अंदर एक तब्दीली जो है वो दिखाई देती है। हमें बहुत शुक्रिया एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एक फवाद चौधरी साहब ने टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की है, क्या ऐसा मुमकिन है मौजूदा हालात के अंदर? और उन्होंने भी यही कहा है कि अगर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ भी जाएगी तो लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर होंगे, तो कैसे वो परफॉर्म कर पाएगी? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। देखिए, वैसे तो हमारे जो नॉन टेक्नोक्रेटिक सेटअप, जिस तरह हमारे यहाँ मौजूदा सेटअप है, इमरान खान साहब का था उससे पहले, इन सेटअप के अंदर भी टेक्नोक्रेट्स ही आके बैठे होते हैं। हम उसको टेक्नोक्रेटिक सेटअप कहते तो नहीं, हम कहते हैं इसको डेमोक्रेटिक सेटअप, लेकिन उसमें टेक्नोक्रेट्स ही बैठे होते हैं। मसलन आप इस हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की काबीना को उठा के देखिए। मैं चंद 4-5 नाम आपके सामने रखता हूँ। इरफान कादिर साहब स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, एक नॉन इलेक्टेड शख्स और टेक्नोक्रेट। वो लॉयर है। प्रोफेशनल लोगों को, जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं को टेक्नोक्रेट कहते हैं ना। सही। आज ब्यूरोक्रेट थे, जैसे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने वहां से रिजाइन किया, शहबाज शरीफ के एडवाइजर बन गए, टेक्नोक्रेट। फहद हुसैन हमारा साथी, हमारे साफी दोस्त, टेक्नोक्रेट। तारिक फातमी, आज शहबाज शरीफ, तारिक फातमी इंजीनियर अमीर मुकाम का टेक्नोक्रेट तो नहीं, लेकिन नॉन इलेक्टेड आदमी, एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के। और बेशुमार लोग हैं इसी काबीना में। आप इमरान खान साहब के दौर में चले जाएं, हफीज पाशा टेक्नोक्रेट, शौकत तरीन पहले टेक्नोक्रेट थे, हफीज शेख। अच्छा खुद इसहाक टेक्नोक्रेट, हाँ शौकत तरीन, हफीज शेख, ये जी हाँ, मेन जो इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्रियों को चलाते थे वो दे वर ऑल टेक्नोक्रेट्स। वो टेक्नोक्रेट्स थे। सो ये हमारे यहाँ ना एक पता नहीं क्या हिपोक्रेसी होती है कि जी पता नहीं, जैसे अभी कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं है, यह माजी में टेक्नोक्रेटिक नहीं था इमरान खान के बट आई दौर में। थिंक कि वो इस हवाले से कह रहे होंगे कि यानी वो लोग होंगे जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आएंगे, मतलब इलेक्शन नहीं होंगे, इस तरह की सारी चीजें, पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से जो है वो आके उस टीम को लीड नहीं कर रही होंगी। देखिए, ये तो मेरा नहीं ख्याल को कोई कह सकता है कि इस मुल्क को हवाले ही टेक्नोक्रेट्स के कर देना चाहिए, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, देखिए दुनिया में जितने भी सियासी निजाम है, उनमें से कोई भी सियासी निजाम ऐसा नहीं है कि जो किसी जमहूरियत की तारीफ में लिखा हुआ। यानी आप सदारती निजाम उठा के देख लें तो अमेरिका में एक और सदारती निजाम है, फ्रांस में एक और सदारती निजाम। फ्रांस के सदारती निजाम में वज़ीर आज़म का ओहदा होता है, अमेरिका के सदारती निजाम में वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं। इसका मतलब है सदारती निजाम भी मुख्तलिफ तरह का है। आप सिस्टम उठा के देख लें, और बरतानिया का जहां से हमने लिया था, बरतानिया में कोई गवर्नर नहीं होता, ना वेल्स का गवर्नर है, ना स्कॉटलैंड का गवर्नर है, ना इंग्लैंड का गवर्नर है। आपके यहाँ गवर्नर्स होते हैं सूबों के। सो जमहूरी पार्लियामानी निजाम भी एक नहीं है दुनिया में। तीसरा निजाम आपके यहाँ आ जाता है, जैसा कि ये चाइना में है, सिंगल पार्टी रूल, वो भी अपने नोयत का एक निजाम है। सो दुनिया में कोई एक निजाम मुसल्लमा तो नहीं है। हर मुल्क ने अपनी जरूरियात, अपने माजी, अपनी जोग्राफिया, अपनी कौम के मिजाज को सामने रखते हुए निजाम तश्कील दिया है। लेकिन कहीं पे कामयाब है, जी अमीर अब्बास साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो चैलेंज है, जाहिर है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन के लिए बेताब हैं, उनको ये मालूम हो चुका था, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 8 मंथ्स जब से उनको निकाला गया, कि उनकी बात जो है वो लोगों के जहनों में बैठ गई है। सो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन एट द मोमेंट। इलेक्शन अभी होते हैं तो वो मेजॉरिटी सीटें जो है वो जीत जाएंगे। पीडीएम जो है वो ये समझती है कि वो पॉपुलर नहीं है। उन्होंने जिस किस्म की मईशत इस वक्त माशी सूरत हाल है, आटे के लिए, रोटी के लिए लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपको मालूम है, बाकी माशी जो हालात हैं। सो उस सूरत हाल में वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। तो इस किस्म की जब एक खींचातानी होती है मुल्क के अंदर पॉलिटिकली, तो जाहिर है कि फिर किसी ना किसी ने आके तो उस वैक्यूम को फिल करना है ना। मेरा ख्याल है ये जो खींचातानी है, ये खींचातानी ही जन्म देती है इस किस्म के आइडियाज को। देखें, कुछ हमारा एक बड़ा वसी तजुर्बा हो चुका है पाकिस्तान के सियासी निजाम को देखने का। आपके जो सियासतदान है उनका एक बुनियादी मसला है वहीद साहब, वो ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल मटेरियल है वो बहुत सेल्फिश है। लीडरशिप होती है सेल्फलेस, आपकी लीडरशिप है सेल्फिश लीडरशिप होती है जो इक्तदार हासिल करना चाहती है और इक्तदार कायम रखना चाहती है। उसके दो मतमा नजर होते हैं, अगर बाहर हो तो इक्तदार छीनो,
आ गए हो तो इसके ऊपर आप जम के बैठो, ये किसी के पास न जाने पाए। लिहाजा उसको मुल्क की, निजाम की, अवाम की, कौम की, सल्तनत की कोई परवाह नहीं होती, उसको परवाह होती है इक़्तिदार की। जहां सेल्फलेस सियासतदान होते हैं वो फिर वहां पे फिर इस किस्म के आइडियाज नहीं आते, क्योंकि वो सियासतदान काम करने वाले होते हैं। अब आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ना ये 9 महीनों में हल हो पाए, ना इमरान खान हल कर पाए, ना नून लीग 2013 से 18 में, ना 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी। ये 15 साल तो जमहूरियत है ना पाकिस्तान में, उससे पहले को छोड़ दें। ये सियासतदान बहुत सारे इश्यूज जिसमें आपके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं, जिसमें आपके एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, आपके हेल्थ केयर रिफॉर्म्स हैं, आपके पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आप देखें ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, इमरान खान लाना चाहते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन्होंने शोर मचा दिया कि हम नहीं मानते। इन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें फला खामी है उसको दूर कर दो तो हम मानते, इन्होंने कहा मानते ही नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारी मशीन। आते साथ इन्होंने उस कानून साजी को खत्म कर दिया। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। सो ये है बेसिकली सेल्फिश तबका सियासतदानों का। अब इस सेल्फिश तबके के हाथों में अगर आप मुल्क पकड़ा देंगे तो ये तो कांच की तरह उसको तोड़ फोड़ कर रख देंगे। आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए जो वो 2.5-3 साल चले, वो इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो उनको कोई डर नहीं होगा कि हमने अवाम के पास जाना है, उनको ये डर नहीं होगा कि हमारे खिलाफ केसेस है हमने खत्म करवाने हैं, उनको इलेक्शन का डर नहीं होगा हार जीत का। इनको चूंकि हार जीत का डर होता है, इन्होंने क्यों खत्म किया ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट? क्योंकि ये जानते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनको वोट नहीं देते। सो आपको टेक्नोक्रेटिक सेटअप चाहिए 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी कौम फैसला कर ले कितने अरसे के लिए चाहिए, जो आपके मुल्क के इदारों को ठीक कर दे, कम से कम एक मिनिमम बेहतरीन स्टैंडर्ड पर लाके उसके बाद आपके वहां एक शफाफ इलेक्शन हो और कौम जिनको मुंतखब करे वो मुल्क को चलाए। लेकिन इसके लिए तैयार, देखे ना, कोई भी पार्टी जो है उसके लिए तैयार नहीं होगी, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव अवे द पावर। और जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मकसद ही होता है इक़्तिदार को हासिल करना और फिर उसको सस्टेन, जो आप बात कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में तो मज़ीद एक पॉलिटिकल खलफशार जो है वो मुल्क के अंदर पैदा होगा। आप इदारों की तरफ देखेंगे, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को, फ़ौज जो है वो सियासत से अलहदा रखना चाहती है, अदलिया जो है उसकी अगर मेरे हक़ में फ़ैसला आए तो ठीक है, मेरे ख़िलाफ़ आए तो अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। आई डोंट नो कि क्या होगा। देखिए, मसाइल तो यूं भी है, जो अभी जिस हाल में हम जी रहे हैं, ये हाल भी तो मसाइल से भरा पड़ा है। अब आपने जो कि अदलिया का जिक्र कर दिया, गुस्ताखी ना हो, यानी आपकी अदलिया हुकूमत इलेक्शन रुकवाना चाहती है बल्दियाती इस्लामाबाद में 31 दिसंबर वाला, उसको कौन, हुकूमत के रास्ते को मजबूत कौन कर रहा है? आपकी अदालत के फैसले ने किया। आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने हुकूमत का काम आसान कर दिया। मैं बड़े मुताद अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे कि बड़ा आसान हो गया हुकूमत का काम ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला दे दिया, कहानी क्लोज। हालांकि आपका आइन कहता है आर्टिकल 140 के बलदियाती निजाम जो है वो लाजिम व मलजूम है। आपकी अदालतों से रिलीफ ले लिया। मुझे बताएं तो सही कि ये जो जिस हाल में अब रह रहे, ये हाल क्या ये हाल ऐसा होता है? क्या इस हाल का कोई हाल है? क्या कौमें इस तरह चलती है? मईशत तबाह, गवर्नेंस तबाह, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तबाह, मीडिया तो कोई एक कल पुर्जा ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई एक कल ठीक है इस मुल्क की कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि हाँ ये बहुत जबरदस्त शानदार महकमा चल रहा है, लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें तो डिटेरियोरेट हुए चली जा रही है। अदम इस्तेकाम इस वक्त लोगों में हैजान और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता चला जा रहा है। लोग भागना चाहते हैं। ये क्या सर्वे आ रहे हैं पिछले 3 महीनों से? आप कोई सर्वे उठा के देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। नेचुरली बिल्कुल आपने सही कहा कि अदम इस्तेकाम है, अनसर्टेनिटी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। जबकि ऊपर हमारे जो बैठे हुए लोग हैं, इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर जो चले गए हैं, वो इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो जंग कर रहे हैं। अवाम और मुल्क की मईशत और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से आई विश के सीरियस हो जाएं। बहुत शुक्रिया मेरा बात साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। आप उनकी बात सुने, डिसमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़ा जो चैलेंज है मईशत से रिलेटेड, वो इस वक्त डॉलर्स की कमी है। और डॉलर्स की कमी की वजह से ज़ाहिर है कि प्रेशर है डॉलर के ऊपर एज अ प्रोडक्ट, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त डॉलर जो है, लोगों की जो सामान इस वक्त हम देखते हैं कि वो कराची पोर्ट के ऊपर रुका हुआ है, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी भी बना रही है। कुछ सुनने में ये आ रहा है कि स्टेट बैंक भी जो है अब कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस को वो जो है नरम करेगी, ताकि जो भी बाहर से मटेरियल या इंपोर्ट हुई चीज़ें हैं, अद्वियात से रिलेटेड हैं, खुराक से रिलेटेड हैं या बाकी हैं, वो तमाम जो है लोगों तक, यानी वो ताजर, वो लोग जो हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, उन तक पहुंच सके। डॉलर के हवाले से हम कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि डॉलर को स्मगल किया गया, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की जानिब जो है डॉलर जो है वो स्मगल किया जाता रहा, जिसकी वजह से जो मौजूद भी थे हमारे पास डॉलर्स, उसके अंदर भी बतदरीज कमी आती रही। और इस वक्त जो है काफ़ी हालात हमारे ख़राब हैं, अंडर प्रेशर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो ओवरऑल इकॉनमी की बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि वाकई में पाकिस्तान से डॉलर जो है अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, और उसकी मिकदार कितनी है, और उसकी वजह से डॉलर की मार्केट के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है? ये मैं समझता हूँ मेन वजह अफगानिस्तान है, और लेकिन अफगानिस्तान से ज़्यादा हमारे अपने लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। हमारी जो इम्पोर्टर माफिया है, अल्लाह इनको हिदायत दे, इन्होंने अपने पैसे की खातर पाकिस्तान की मैशत को दो पे लगा दिया। हुआ ये है कि जब से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम लग्जरी आइटम और पाकिस्तान मेड पाकिस्तान चीज़ें जो बनती हैं इनको इम्पोर्ट करने की बजाय इस पर ड्यूटियाँ बढ़ा दें, और इसको जो है ताकि लोग पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें। और उन्होंने 200% से लेके 600% तक बाद चीज़ों पर ड्यूटियाँ लगाई हैं ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे इम्पोर्टर ने इसका तोड़ ये निकाला कि अफगान ट्रांजिट के ज़रिए जो कि वो जो डॉलर अभी जितनी चीज़ें पाकिस्तान ने जिन पे ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं वो अफगान ट्रांजिट के ज़रिए पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान से वो सील कंटेनर फिर अफगानिस्तान जाता है, वहाँ से खुलने के बाद वापस फिर दोबारा पाकिस्तान आ जाता है। तो इसके सारी फाइनेंसिंग हमारे इम्पोर्टर कर रहे हैं, और ये के पास क्योंकि ये इलीगल ट्रांजेक्शन है और इसका कोई ऑफिशियल चैनल है नहीं, तो इसका इन्होंने तोड़ ये निकाला है कि इन्होंने दुबई में, सऊदीया में, यूके में, अमेरिका में इनके पूरे नेटवर्क का हवाला ऑपरेटरों से इन्होंने 15 रुपये महंगा डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो वर्कर रेमिटेंस थी वो 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई। इसी तरह हमारे एक्सपोर्टरों ने अच्छा, ये जो हमारी रेमिटेंसेस की जो आप बात कर रहे हैं, वो चूंकि एक जो बैंकिंग चैनल है वहां से पैसे नहीं आ रहे, लिहाजा उस वजह से जो है लोगों को चूंकि ज़्यादा मिल रहे हैं रुपये में, डॉलर्स जो है उसकी कीमत ज़्यादा है, तो वो बैंकिंग चैनल के बजाय ये हवाला और हुंडी के ज़रिए जो है पैसे भेज रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, ये मतलब वो तो हवाले वाले हवाला ऑपरेटर तो वहाँ बाहर ही इनसे ले लेते हैं। अच्छा। और उनसे लेके इनको दे देते हैं जो अफगान ट्रांजिट का बिजनेस कर रहे हैं लोग। अच्छा। और उन्होंने क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ये कानून है हमारा 2010 से ये माहिदा है अफगानिस्तान से, उनके जितने भी कंटेनर आएंगे यहाँ सील पैक वहाँ चले जाएंगे, उन पर कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और वहाँ क्योंकि ड्यूटी फ्री है ये, और वहाँ से ये वापस पाकिस्तान ले जाते हैं। ज़ाहिर है उनकी कोई एलसी तो खुलती नहीं है, ना ये ऑफिशियली कोई सेटलमेंट होती है, तो ये गैर कानूनी सेटलमेंट हवाला हुंडे के जरिए होती है। तो हमारी उसका रिकॉर्ड आपके सामने है कि हमारी वर्कर रेमिटेंस जो 1 अरब डॉलर कम हुई है, उसकी बुनियादी वजह ये है, और हमारी एक्सपोर्ट भी 1 अरब डॉलर कम हुई है। आपने देखा होगा 3 अरब डॉलर से कम हो गए। इस दफ़ा जो डेटा है 2.1 बिलियन डॉलर का है, तो ये 9 करोड़ डॉलर ये हमारे कम हुए। और इसकी भी वजह ये है कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अंडर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ उनका डॉलर बआसानी शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से वो कुछ एक्सपोर्टर तो अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं अफगान ट्रांजिट के जरिए, और कुछ जो है उधर हवाले वालों को भेज देते हैं, उनको 20 रुपये ज़्यादा मिलते हैं।
तो ये नहीं, लेकिन मेन वजह है ये पाकिस्तान जो की डॉलर्स बहरान हैं, पैदा होगा। पाकिस्तान ये डॉलर अगर मेन उससे चैनल से नहीं आ रहे तो फिर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ये फिर जाते किस चैनल से हैं? मैंने आपको समझाया ना, देखो उसका तरीका यार, एक फर्ज की आप पाकिस्तानी हैं, दुबई में काम करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, आपको फर्ज की $2000 तनख्वाह मिलती है, पहले आप ऑफिशियल चैनल से बेचते थे, तो आप अगर बेचते हैं तो आपको 225 रुपये मिलते हैं, लेकिन आप वहाँ इंडिया वालों को दे देते हैं, तो वो डॉलर ठीक, आप बैंक में जमा ठीक नहीं हो, कराएंगे, उनको अपने उठा के दे देंगे, तो वो सही, आपको 250 में पैसे देंगे। तो एक आम गरीब आदमी के लिए तो बड़ा पैसा है, वो सबसे इकट्ठे करके उनके पूरे जितने भी लेबर कैंप होते हैं, कंपनी होती हैं, इनके एजेंट होते हैं, तो ये वहीं से पैसे लेके इनको अवान ट्रांसपोर्ट वाले जो हमारे इम्पोर्टर है इनको दे देते हैं, ठीक, और वो पैसा जो है पाकिस्तान के वर्कर रेमिटेंस $1 अरब कम होगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $1 अरब कम होगी, $2 अरब तो ये सीधे सीधा रिकॉर्ड नजर आ रहा है, तो इसमें भी कोई आंखें ना खोले तो अलग बात है। तो मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप अफगान हुकूमत के साथ कोई डेलीगेशन भेजें या उनसे बात करें और उनसे मांगे भाई आपको अफगान ट्रांसलेट में क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें बताएं, और यहाँ पे स्कैनर लगे हैं वही चीज़ें आनी चाहिए। अब टायर है बड़ी लाखों की तादाद में टायर आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आ रही हैं जिन पे पाकिस्तान ने ड्यूटी लगाई है, वो सारी अफगान ट्रांसलेट के वापस पाकिस्तान आ रही हैं, और पाकिस्तान की जितनी भी नुकसान है इस वक्त बहरान है डॉलर का और इंटर बैंक में, ये सारे का सारा अफगान ट्रांसलेट का तो नतीजा है। हमारी हमारी और दूसरा इसका जाहिर है इसके अंदर जो हमारी बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर कस्टम्स वाले भी होंगे, बाकी सिक्योरिटी के भी जो लोग तैनात हैं, उनको नहीं मालूम होता कि ये अफगानिस्तान से क्या चीज़ आ रही है जा रही है? ये उनको पता होता है। देखो आप पिछले 2 महीने का अगर आप डेटा देखें तो हमारी चेक पोस्टों पे रोजाना हमले हो रहे हैं, और ये माफिया है जो कि अफगान बॉर्डर पे उनके साथ मिली हुई है या उनके साथ शामिल हो चुकी है, वो हमारी तारों को उड़ा रहे हैं, बमों से उड़ा रहे हैं, बाद उगात तो ये वो हमारे चौकियों पे पहले हमले राइफलों से करते, अब तो तोपों से हमले कर रहे हैं अच्छा, ताकि दहशत इसका पैदा हल करने क्या के है? लिए। ये एक तो ये आपने ट्रांजिट ट्रेड का बता दिया। दूसरा मुझे ये बता दें कि मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो इंटर बैंक जो आपने खुद कहा है कि 225 होगा या 226 होगा, 24 होगा, इस तरह, लेकिन जो ओपन मार्केट है वहाँ पे डॉलर जो है वो मिलता ही नहीं है, आपको ब्लैक में 260 पे चला जाता है वो। तो ये जो आपके ये जितने भी एक्सचेंज वाले हैं वो क्या कैसे मैनेज करते हैं इसको? इसके बड़ा अच्छा सवाल किया। आम लोगों में ये इसकी चाहते हैं कि उनको पता चले असल वजह क्या है क्राइसिस की। तो उसकी दो वजह हैं। एक तो मैंने बताया कि हमारी वर्कर रेमिटेंस कम हो गई। एक्सचेंज कंपनियों में हर महीने $300 मिलियन की वर्कर रेमिटेंस आती थी, और वो 300 मिलियन में से हमें पहले ये कानून था कि 80% हम पब्लिक को बेच सकते थे, 20% बैंकों को बेचना जरूरी था। लेकिन अब जब से इंटर बैंक में डॉलर की शॉर्टेज पैदा हुई, अब स्टेट बैंक ने ये कहा आप 100% इंटर बैंक में सेल करें, पब्लिक को सेल नहीं करें। तो हमने स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट की हुई है, उनको मीटिंग में भी कहा है और उनको लेटर भी लिखा है कि खुदारा हमें 20% बेचने की उसमें से इजाज़त दे दें, ताकि जो लोग हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए या मांग रहे हैं हमसे सफ़र के लिए, तो उनको हम दे सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हम उन लोगों को तो दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना चाहते हैं, सट्टाबाजी करना चाहते हैं, या अपनी ब्लैक मनी को ब्लैक मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको तो हम नहीं रोक सकते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, खुदारा पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी करें। हम अपने हाथों से अपने रुपए को गिरा रहे हैं और पाकिस्तान डॉलर ये आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और से? उन लोगों से करें जो कि ग्रे मार्केट से या ब्लैक मार्केट से खरीद के डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं, और इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि डॉलर का रेट 300 होगा। इनकी उम्मीदों में इंशाल्लाह पानी फिर जाएगा। डार साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्ती तौर पे परेशानी जरूर आई है, और ये हुकूमत को मैंने कहा है कि इस वक्त लेकिन ये बात तो पिछले 8 माह से सुन रही है, अवाम सुन रही है, लेकिन कोई अभी तक देखे ना इसमें कोई हल हमें दिखाई नहीं दिया, बदकिस्मती से। बहुत शुक्रिया आपका मलिक बोस्तान साहब, आप चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसम रज़ा साहब, आप चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक गंदम और आटे का क्राइसिस भी, और पिछले चंद रोज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा, यानी कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से रोटी भी दूर होती हुई दिखाई देती है, बल्कि हो चुकी है। सो इस क्राइसिस का असल जो है वजूहात क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आसम रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर कितनी गंदम पाई जाती है और हमारी ज़रूरत से कितनी कम है कि ये सारा
या फिर ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सारा आर्टिफिशियल है? देखिए, इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी हमें गंदम दरकार है उसकी क्वांटिटी मौजूद है या आ रही है। जो हमने इंपोर्ट की है उसकी शक्ल में मुल्क में आ जाएगी, इसलिए वो हमारा ही स्टॉक है। कुछ इस महीने पहुंचेगी, कुछ यानी अगले महीने टोटल पहुंचेगी। जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 27 मिलियन टन गंदम जो है वो हमने इंपोर्ट करनी है, शायद 10 हो चुकी है और 17 और होनी है। कैसे है ये? नहीं, 27 लाख टन गंदम ने इंपोर्ट होना था। ठीक है। इसमें से जो टेंडर्स हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उनमें से गंदम ऑन वे है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई शिप लग रहा है। और जो स्टॉक्स हैं, लाइक जिस समय पंजाब की बात करूं तो पंजाब के पास अपने पास इस टाइम पे तकरीबन 19 लाख टन गंदम मौजूद है, इंडिजिनस देसी। और इनको जो बाहर से आनी है वो 3,37,000 है। तो इसका ऑल टुगेदर मिला के आप समझ लीजिए कि 23,37,000, 20 और 3,37। इसी तरह सिंध के पास 3 लाख पास्को वाली मिला के 6.5 लाख टन के स्टॉक्स हैं। इसी तरह केपीके के जो स्टॉक्स हैं ये मिला लिए जाएं तो जो पास्को ने देने हैं केपीके को, तो मुल्क में किसी किस्म का गंदम का कोई कमी नहीं है। जब नई फसल आएगी, सिंध की जिस तरह मार्च में फसल आ जाती है पूरी तरीके से, तो हमारे पास पूरी गंदम मौजूद होगी। कुछ 5 से 6 लाख टन कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा मुल्क के अंदर। इसलिए वो बुरानी कैफियत नहीं है। रेट्स का बुरान जरूर है। रेट्स का बुरान की वजह बेसिक ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 4,000 का रेट। अगर वो 4,000 का इमदादी कीमत है काश्तकार के लिए, तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। अभी तक पंजाब ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। आखिरी जो डिस्कशन थी पंजाब में वो 3,000 रुपया फाइनल था कि हम 3,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। वफाक ने भी 3,000 रुपये का रेट दिया था, लेकिन सिंध ने 4,000 रुपये का रेट दे दिया, जिस वजह से मार्केट में जिसके पास गंदम है वो कहता है 1 से 1.5 महीने बाद प्राइवेट मार्केट में गंदम आएगी सिंध की, तो मैं 4,000 रुपये में बेच सकूंगा। तो ये सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3,000 से 4,300 रुपये पे ये गंदम का रेट गया है। नहीं तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये तो हुकूमत का काम है। देखें, जब मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हुकूमत उस टाइम रिलीज करती है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हुकूमत को रिलीज बढ़ाने नहीं, की कौन सी हुकूमत करेगी? ये पंजाब की करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी, केपी की गवर्नमेंट करेगी? सिंध के अंदर भी इसी तरह का क्राइसिस है। समझ नहीं आती है कि क्या हम चांद पे रहते हैं, क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई इदारा नहीं है? मिल ओनर जो है वो अपने आप को निकाल के साइड पे चले जाते हैं। जो वीट वाले हैं, किसान हैं, वो पिटते रहते हैं, जी हमें तो पूरे पैसे ही नहीं मिलते हैं। आम आदमी जो है इस वक्त 25 से 30 रुपए में एक यानी 100 ग्राम की रोटी भी उसको जो है वो नसीब नहीं हो रही है। देखें, ये सारी हुकूमतों का काम है। पंजाब को चाहिए कि वो 21,500 की बजाय 26 से 27,000 टन रिलीज करे पंजाब में, जो कि पिछले 5 साल का एग्रीगेट है। इसी तरह सिंध जो रिलीजेस कर रहा है उसको 5 से 10,000 या 20,000 सिर्फ महीने की बढ़ाने की जरूरत है। अगर यहीं पे आ जाए वफाक को, तो वफाक को चाहिए कि बलूचिस्तान में जो गंदम नहीं है उनको फौरी गंदम दी जाए। बलूचिस्तान में एक दाना फूड डिपार्टमेंट के पास नहीं है, लेकिन पास्को अभी तक उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। वफाक ने अभी तक बलूचिस्तान में कोई गंदम नहीं दी। इसी तरह केपीके के पास पैसे नहीं है कि वो हुकूमत से, वफाक से गंदम खरीदे और मिलर्स को दे। अभी पिछले दफा भी जब पैसे जमा कराए गए पास्को में, तो 15 दिन का मिल्स ने एडवांस किया, तो वहां से पैसे लेके तो ये गंदम लिफ्ट की गई है पास्को से। तो ये तो हुकूमतों का काम है। चाहे 18वीं अमेंडमेंट के बाद हर सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है, लेकिन ये उनका काम है कि वो अपने सूबे की आवाम का ख्याल करें और उन्हें सस्ता रोटी और सस्ता आटा मुहैया किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन का आसिम साहब मुझे ये बताएं कि जिम्मेदारी जो है वो फिर किस पे आप डालेंगे? मिल ओनर्स पे डालेंगे जिनके पास गंदम पड़ी हुई है? मिल ओनर्स को तो जी जितनी गंदम दी जा रही है उसका आटा, पंजाब की अगर बात करें तो पोर्टल पे अपलोड हो जाता है कि फलां दुकान पे इतना चला गया। अब 21,000 के थैले जितने बनते हैं 21,000 टन के, वो पूरे पंजाब में जिस शॉप पे गए हर आदमी की सरकारी तौर पर एक्सेस में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे सीएम हाउस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सबके पास उसका पूरा डाटा मौजूद है कि किसके पास कितना गया। लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि अगर 2 रोटियों की जरूरत है या 5 की जरूरत है तो हम 2 देंगे,
तो गुजारा नहीं चलेगा। गंदम की रिलीजेस को बढ़ेंगी तो मार्केट भी डाउन आएगी। अदरवाइज इस टाइम पे मार्केट में आटे की कमी नहीं है, रेट का इशू है कि प्राइवेट मार्केट में गंदम 4300 रुपया है, तो उस 4300 ने जब ग्राइंड होना है तो उसका आटा उसी रेट पे मिलेगा, वो ना कि कम रेट पे मिलेगा। इसी तरह सिंध में चले जाएं तो सिंध में भी आटे के रेट्स नर्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इसलिए हैं कि उनकी कीमत ज्यादा है। अगर हमारे से ये पूछा जाए कि 21,000 टन पंजाब वाली, उसका 1295 में 20 किलो थैला अवेलेबल है। नहीं, लेकिन 650 सिंध ने अगर 10 किलो 4000 अवेलेबल है। सिंध ने अगर 4000 रेट रखा हुआ है तो सिंध क्या उसके अंदर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही होगी ना, सिंध की गवर्नमेंट? नहीं, ये है इमदादी कीमत जो आने वाली क्रॉप पे होनी है। जिस आदमी ने स्टॉक होल्ड किया हुआ है, गंदम होल्ड की हुई है, वो ये कहता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद इसकी प्राइस 4000 क्रॉस करेगी तो मैं होल्ड करूंगा। अगर आज लेनी है तो आज भी 4000 प्लस रेट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ यही पे वजह फिर है कि यहाँ पे गंदम की- देखें रेट, इसका मतलब है कि वो तो तब जब महीना डेट आगे जब जाएंगे तो तब होगा ना वो, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है वो, अभी से ही वो जो है वो कीमत ले रहा है जो कि फरवरी में लेनी है उसने। जी बिल्कुल यही बात है। इसलिए तो इसके ऊपर तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्रैक डाउन करना चाहिए। जिसके पास गंदम पड़ी हुई है उसकी गंदम बाहर निकाली जाए। वो जब प्राइवेट सेक्टर में 4300 लेकिन असेंबलियों में अगर बैठे हुए हैं सारे व्यापारी जो हैं, सारे मिल ओनर जो हैं, सारे, सॉरी टू से, सारे तो नहीं लेकिन पार्शली, यू नो, व्हेन दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या खाक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है? देखें, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये आ जाता है कि अगर वो खुद चाहते हो कि 4000 रुपया रेट हमने करना ही है तो वो तो चाहेंगे ना प्राइवेट मार्केट इस लेवल पे आ जाए, जो कि मैं समझता हूँ आम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। इतना बड़ा रेट कभी नहीं हुआ। 100 रुपया 200 रुपया राइज आती है मन के अंदर, कभी 2000 रुपए की राइज नहीं आई एक साथ मन के अंदर। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, आप 2010 ऑनवर्ड चलें तो आप देखें 100 रुपया करके 3 दफा बढ़ा। अब 13 से लेके अब तक 1200 रुपया रेट चल रहा था जब पीटीआई तो की ये गवर्नमेंट लूट थी। कौन तो रहा है? इन्होंने- ये मुल्क की आवाम को कौन लूट रहा है? देखें, लूटने की बात तो मैं नहीं कहूंगा। अगर नहीं, काश्तकार क्यों को नहीं देखें तो कहेंगे? फिर जब आप मुझे ये बताएं कि 2000 से 4000 हो गया तो ये लूट नहीं रहे हैं? ये बिल्कुल लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है जी। देखें, अगर किसी ने 2200 में या 2300 में भी खरीदी है तो 100-200 रुपया मार्कअप का बढ़ेगा, 300 पड़ेगा, लेकिन 1800 या 2000 रुपया तो मार्कअप का नहीं पड़ गया कि आपने इतना बड़ा रेट कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसम रजा साहब, चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।